दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। 2024 लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। पूरे देश में चुनावी बिसात सभी दल बिछा रहे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाने का दावा कर रही है। एनडीए के रूप में 38 दलों के गठबंधन के साथ भारतीय जनता पार्टी ने अपने एनडीए कुनबे की दोबारा रिपेयरिंग की है। वहीं कांग्रेस पार्टी भी पूरी तौर से मैदान में है और तमाम विपक्षी दलों ने मिलकर तमाम क्षेत्रीय छत्रप कांग्रेस के साथ आए और एक इंडिया गठबंधन बनाया। दोनों गठबंधन बड़ी तेजी के साथ देश के तमाम हिस्सों में चुनावी सरगर्मियों की बिसात बिछा रहे हैं। आज के अंक में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीट फर्रुखाबाद की। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट कानपुर क्षेत्र मंडल क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। कभी इस सीट का नेतृत्व समाजवादी आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने किया था। कभी इसका नेतृत्व स्वर्गीय खुर्शीद आलम साहब ने किया था। कभी इसका नेतृत्व सलमान खुर्शीद जी ने किया, जो विदेश मंत्री रहे यूपीए 2 की सरकार में। और भारतीय जनता पार्टी से फायर ब्रांड नेता, हिंदूवादी नेता के तौर पर पहचान बनाने वाले साक्षी महाराज, सच्चिदानंद हरि साक्षी महाराज ने भी इस सीट का नेतृत्व किया है। जिले के क्षत्रिय नेताओं में दिग्गज नेताओं में शुमार स्वर्गीय श्री अवधेश चंद्र जी ने भी इस सीट का नेतृत्व किया। उनके बेटे और समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद चंद्रभूषण सिंह मुन्नू बाबू ने भी इस लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। फिलहाल इस सीट पर मुकेश राजपूत भारतीय जनता पार्टी से दूसरी बार के सांसद हैं। इंडिया गठबंधन बनने के बाद मुख्यतः समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में शामिल होने के बाद फर्रुखाबाद सीट पर संशय बना हुआ है। फर्रुखाबाद जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से दावेदार तो कई थे, लेकिन प्रमुखता डॉक्टर नवल किशोर शाक्य पूरे लोकसभा क्षेत्र में भ्रमण कार्यक्रम, पार्टी संगठन की बैठकों आदि में उनके माध्यम से, संगठन के माध्यम से, या जो तमाम माध्यम होते हैं पार्टी के, उसके माध्यम से ये एक तरह से प्रदर्शित करने का प्रयास किया जा रहा था कि लोकसभा का चुनाव डॉक्टर नवल किशोर शाक्य चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इंडिया अलायंस बनने के बाद से चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सलमान खुर्शीद साहब और उनका परिवार भी फर्रुखाबाद में एक्टिव है। उनकी पत्नी पूर्व विधायक लुईस खुर्शीद लगातार फर्रुखाबाद में हर शनिवार और रविवार को प्रवास कर रही हैं। उनके जो पुराने तरीके रहे हैं लोगों में कुछ न कुछ उपहार बांटने के, कभी अचार बांटना, कभी चूजे बांटना, कभी कुछ बांटना, कभी कुछ बांटना, कभी सिलाई मशीन बांटना। इस बार भी वो नमाज पढ़ने के लिए जो कपड़ा बिछाया जाता है, जिसका प्रयोग किया जाता है, वो कपड़ा बांट रही हैं मुस्लिम बस्तियों में और तमाम जगह जनसंपर्क कर रही हैं। बाढ़ राहत के लिए भी सामग्री कुछ बांटी है। जो सूचनाएं सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से प्राप्त होती रहती है। उन्होंने अभी पिछले दिनों एक स्टेटमेंट दिया था कि सलमान 200% चुनाव लड़ेंगे। तब से फर्रुखाबाद में संशय की स्थिति है। संशय की स्थिति होना वाजिब भी है, क्योंकि फर्रुखाबाद में विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा, इस बात को लेकर शंका है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी से 2004-2009 में समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, वहीं 2009 में कांग्रेस ने जीत दर्ज की। 14 और 19 में मुकेश राजपूत जीते भारतीय जनता पार्टी से। फर्रुखाबाद के लोगों में यह चर्चा का विषय है कि विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा। समाजवादी पार्टी जहां एक तरफ अपना दावा ठोक रही है, वहीं कांग्रेस एक तरफ अपना दावा ठोक रही है। अब इंडिया अलायंस जब होगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों पार्टियां एक अलायंस में होंगी, एक गठबंधन में होंगी। एक प्रत्याशी ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतारने का जो मंत्र दिया जाएगा,
जो अभी तक 2 बैठकों में हो चुका है विपक्षी एकता की, तीसरी बैठक होने को है बॉम्बे में, तो उस स्थिति में तो फिर एक उम्मीदवार रह जाएगा। तब उम्मीदवार फर्रुखाबाद से कौन होगा? क्योंकि सलमान खुर्शीद की गिनती भी कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में होती है। शीर्ष नेतृत्व के जो टॉप लीडरशिप में 10-12 नेता, 15 नेता कांग्रेस में आते हैं, उनमें सलमान खुर्शीद की गिनती होती है। मंत्रिमंडल में भी जगह उनकी 5वें-6 नंबर की रही थी। तो कहीं ना कहीं शंका बनना जायज है और लाजमी भी है। निश्चित तौर पर आज हम इन्हीं सारे बिंदुओं पर बात करेंगे। इंडिया अलायंस बनने के बाद उत्तर प्रदेश में जहां समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय छत्र जो कि मजबूत हैं अखिलेश यादव, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जो जैसा कि सूत्र हैं, मीडिया के सूत्र हैं और तमाम सूत्र जो हैं, राजनीतिक सोर्स हैं, उनसे जो पता चलता है वो ये पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में 21 सीटें गठबंधन में मांग रही है। वही 21 सीटें जो उन्होंने 2009 में जीती थी, और 2009 में कांग्रेस पार्टी ने फर्रुखाबाद जीती थी। तो कांग्रेस ने गठबंधन के सामने ये रखा है कि भाई जो हमने 2009 में सीटें जीती थी वही सीटें हम फिर से चाहते हैं 24 में, गठबंधन में वही सीटें हमें दी जाएं। लेकिन समाजवादी पार्टी इस बात पर शायद अभी तक तैयार नहीं है। जो अंदर खाने की खबरें हैं, अब क्लियर क्या हो ये तो नहीं बता सकते, लेकिन जो सोर्सेस के माध्यम से पता चल रहा है तो उसमें यह है कि समाजवादी पार्टी 10 सीटें देने को तैयार है, कांग्रेस 21 सीटें लेने की बात कर रही है, बात 15 सीटों पर बन रही है, लेकिन उन 15 में भी शायद फर्रुखाबाद का नाम है। और अगर फर्रुखाबाद कांग्रेस के हिस्से में चली जाती है तो फिर यह तय है कि सलमान खुर्शीद उम्मीदवार होंगे। अब सलमान खुर्शीद जब उम्मीदवार होंगे, नवल किशोर शाक्य जो समाजवादी पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, उनकी दावेदारी का फिर क्या होगा? या नवल समाजवादी पार्टी के हिस्से में यह सीट चली जाती है तो सलमान खुर्शीद को फिर कांग्रेस कहां सेट करेगी, कहां से चुनाव लड़वाएगी, नहीं लड़वाएगी, क्या करेगी? इन सारी चीजों पर कहीं न कहीं लोगों की नजर बनी हुई है। और इंडिया गठबंधन में, इंडिया गठबंधन के प्रति, इंडिया गठबंधन के समर्थकों के मन में कहीं न कहीं एक उत्साह की भावना है, और होना जायज भी है। इसलिए जायज है कि जो 2019 के परिणाम थे वो ये थे कि यूपीए गठबंधन को 30% वोट मिले थे और एनडीए गठबंधन को 45% वोट मिले थे। लेकिन जो फिलहाल इंडिया टुडे ग्रुप ने एक सी वोटर सर्वे किया है, उस सर्वे में यह सामने आया है कि एनडीए के पक्ष में 43% यानी 43% सर्वे में वोट प्रतिशत जा रहा है, और इंडिया गठबंधन के प्रति 41% लोगों का रुझान है। यानी सिर्फ 2% वोट का अंतर अब रह गया है। एनडीए के वोट परसेंटेज में 2% की गिरावट आई है, और जो यूपीए 30% पे था वो इंडिया अलायंस के रूप में अब 41% पे पहुंच गया है। लोगों में रुझान बढ़ा है, और अभी चुनाव में समय बाकी है। अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, हरियाणा, इन सब प्रदेशों में चुनाव बाकी हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव होंगे। और जैसा सर्वे में आ रहा है, छत्तीसगढ़ के सर्वे में तो पूर्ण बहुमत की कांग्रेस की सरकार आ रही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में कांटे का मुकाबला है। हरियाणा में भी कांग्रेस कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी से। तो अगर कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी इन प्रदेशों में अच्छा परफॉर्मेंस कर जाती है और यहां अपनी सरकार बना लेने में सफल साबित हो जाती है, तो फिर इंडिया गठबंधन जो बना है उसमें वोट परसेंटेज में एकदम से उछाल आएगा। और फिर हो सकता है कि ये जो अभी 41% और 43% का आंकड़ा है, इसमें फेरबदल हो जाए। 41% से ये मामला 45% पे पहुंच जाए, और जो 43% पे है वो 38-39 पे आ जाए। तो फिर बड़ा उलटफेर हो जाएगा, सरकार भी
चली जाएगी, ये कन्फर्म है। लेकिन ऐसी स्थिति में एक सर्वे ये भी है, ये सच्चाई है जो स्वीकार करनी चाहिए, एक सर्वे ये भी है कि इंडिया अलायंस देश में तो बड़े अच्छे परसेंट में उछल रहा है, वोट ऑफ परसेंटेज में उछाल आ रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश में कमजोर है। और उत्तर प्रदेश में क्यों कमजोर है, इस बात पर विचार करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी से ज्यादा समाजवादी पार्टी को। क्योंकि कांग्रेस तो खुद भी ये मान चुकी है, मीडिया सोर्सेज भी मानते हैं, दूसरे दल भी मानते हैं, कांग्रेस खुद भी मानती है कि कांग्रेस लगभग जमीन पे आ चुकी है उत्तर प्रदेश में। अभी पिछले दिनों जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपना शपथ ग्रहण पदभार संभाला, तो वहां सुप्रिया श्रीनेत जो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा कि हम अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनः खड़ा करेंगे। तो उनकी वो लाइन स्पष्ट तौर पर यह बता रही है कि कांग्रेस जमीन पे है, उसको खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। लेकिन इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में कमजोर क्यों है, इस बात पर सबसे ज्यादा विचार अगर किसी को करना चाहिए, इस बात को लेकर सबसे ज्यादा चिंतित अगर किसी को होना चाहिए तो समाजवादी पार्टी को चिंतित होना चाहिए। क्योंकि समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय छत्र पर मुख्य विपक्षी दल है। 111 विधायक उनके जीते थे, उनके अलायंस में 125 विधायक जीते थे। आधा सैकड़ा सीटों पर बहुत कम वोटों के अंतर से समाजवादी पार्टी हारी थी। और जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जो बार बार लगातार हर मीडिया चैनल्स पर, हर मीटिंग में, हर जगह प्रशिक्षण शिविर में, तमाम पत्रकार वार्ता में ये दावा करते हैं कि 80 में 80 जीतेंगे। अगर इस तरह के सर्वे सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस दावे में झोल नजर आता है और इसको लेकर उन्हें चिंतित होना चाहिए। तमाम राजनीतिक विश्लेषक, तमाम पत्रकार, तमाम मीडिया हाउस और तमाम वो राजनीतिक समझ रखने वाले लोग ये बताते हैं कि अखिलेश यादव तो जमीन पर उतरकर काम कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में अब उन कार्यकर्ताओं की कमी है जो जमीन पर संघर्ष करने की स्थिति में होते थे किसी जमाने में। मुलायम सिंह यादव के जमाने की समाजवादी पार्टी, नेताजी के जमाने में कभी जेल भरो आंदोलन हुए थे। 2011 में मुझे याद है बड़े पैमाने पर जेल भरो आंदोलन हुआ था और उसके बाद 2012 में सरकार बनी थी। 2011 के बाद से चलो 2017 तक तो सरकार रही, लेकिन 17 से 23 कोई जेल भरो आंदोलन नहीं हुआ। लगातार केंद्र में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है और कई मोर्चों पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में आमना सामना भी हुआ है, आपस में ठनी भी है, मोर्चेबंदी भी हुई है। तमाम मुद्दों पर समाजवादी पार्टी फिसली भी है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं पर गंभीर धाराओं में मुकदमे लगे। समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं की संपत्तियां कुर्क की गई, बुलडोजर चले। आजम खां जैसे वरिष्ठ नेता पर जो 10 बार एमएलए रहे, एमपी रहे, उन पर तमाम गंभीर मुकदमे लगे। समाजवादी पार्टी ने ऐसा नहीं संघर्ष नहीं किया, संघर्ष किया, सड़क पे उतरे, धरना प्रदर्शन किया, लाठियां भी पुलिस की पड़ी, जेल भी गए। लेकिन गिने चुने लोग, वो लखनऊ में स्टूडेंट्स यूनियन और युवा मोर्चा के लोग और जिलों में छुटपुट तरीके से, लेकिन जो व्यापक आंदोलन एक नेताजी के समय में चलता था, जो कार्य संगठन पे करने की कार्यकर्ता की जमीन पे क्षमता नेताजी के समय में होती थी, उस क्षमता में कमी आई है, गिरावट आई है और ये सत्य है, इसको स्वीकार करना चाहिए। और जो सत्य स्वीकार नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ सकता किसी फील्ड में हो। तो ये जो सर्वे है कहीं ना कहीं सीरियसली लेना चाहिए। मुझे याद है 2022 का जब चुनाव हुआ था और वोट खुलने को थे, उसके ठीक 2 दिन पहले सर्वे आया था। तमाम मीडिया चैनल्स ये सर्वे ये बता रहे थे कि समाजवादी पार्टी 100 से लेकर 130 और भारतीय जनता पार्टी 250 से लेकर 320, ऐसा कुछ बता रहे थे। लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, सभी नेताओं ने
एक भाषा बोली और उन्होंने ये कहा कि ये मीडिया चैनल्स कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर करने के लिए इस तरह के सर्वे दिखा रहे हैं ताकि काउंटिंग में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल कमजोर किया जा सके। लेकिन जब रिजल्ट आए तो लगभग वैसे ही आए। तो हो सकता है कि आप अपने कार्यकर्ताओं को कुछ देर तक समझाने के लिए इस तरह की बातें बोल दें कि ये जो सर्वे आ रहे हैं ये मनोबल कमजोर करने के लिए आ रहे हैं। ये अच्छा है, बोलना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहिए। उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए आप जो बोल सकते हो वो बोलो, लेकिन कहीं ना कहीं सत्य भी स्वीकार करो और उस पर विचार भी करो। अगर हमारा विरोधी भी, हम मानते हैं मीडिया हाउस बिके हुए हैं, विरोधी हैं, दूसरे के हाथ में है, जो बीजेपी कह रही वही दिखा रहे, जहां आपके जितने आरोप मीडिया पे लगते हैं सारे आरोप सही है, लेकिन बावजूद इसके अगर मीडिया हाउस ये कह रहे हैं, भले ही झूठ कह रहे हैं, तो भी उनकी बात पर विचार करो और ये देखो कि कहीं हम कमजोर तो नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी फील्ड में किसी भी जगह पर कमजोर है, बस कार्यकर्ताओं में चेतना की कमी है और टिकट वितरण के दौरान जिस तरह की चीजें घटती हैं, घटनाएं, वो नहीं घटनी चाहिए। उन चीजों से फर्क पड़ता है, खासकर टिकट वितरण। विधानसभा के चुनाव में भी मैंने देखा कई जिलों में, हमारे जिले में, पड़ोसी जनपदों में टिकट वितरण में कहीं ना कहीं भावनात्मक चीजें रखी गई, नेताओं का कहना माना गया और उन सब चीजों में नुकसान हुआ पार्टी को। निकाय चुनाव में भी यही हुआ, निकाय चुनाव में भी इस तरह की बातें सामने आई, टिकट वितरण ठीक से नहीं किया गया, इस वजह से परिणाम जो आने चाहिए थे वो नहीं आए। तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को और समाजवादी पार्टी की लीडरशिप को, सुप्रीमो को इस बात पर विचार करना चाहिए कि आखिरकार इंडिया टुडे ग्रुप ने जो सर्वे किया है, अगर वो सर्वे पूरी तौर से भाजपाई है तो फिर क्यों भाजपा को घटता हुआ और इंडिया अलायंस को बढ़ता हुआ दिखा रहा है। और अगर भाजपाई नहीं है तो उसके मुताबिक इंडिया अलायंस उत्तर प्रदेश में कमजोर है, देश में मजबूत है लेकिन उत्तर प्रदेश में कमजोर है। इस बात पर, और उत्तर प्रदेश में मजबूत है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस चाह कर भी उस कमजोरी को दूर नहीं कर सकती क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है, नेता नहीं है, उतनी संख्या में नहीं है जितनी संख्या में समाजवादी पार्टी के पास है। उतने संसाधन नहीं है उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी के पास है, नेता भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, संगठन भी है। उत्तर प्रदेश के हर जिले में, हर विधानसभा में, हर न्याय पंचायत में, हर बूथ पे समाजवादी पार्टी का संगठन है, लेकिन कार्यकर्ताओं में संचार की कमी है। अब वो संचार कैसे बढ़ाया जाए, इस पर समाजवादी पार्टी के मुखिया को, नेताओं को विचार करना चाहिए। उनकी लीडरशिप को उनके कार्यकर्ताओं से सुझाव मांगने चाहिए, सुझाव लेने चाहिए, उन पर काम करना चाहिए, ना कि नेताओं की बात मान के काम करना चाहिए। कार्यकर्ताओं से सुझाव लिए जाएं तब काम किया जाए। जितनी बूथ कमेटियां बन रही हैं उनका क्रॉस वेरिफिकेशन हो प्रदेश स्तर पे, ऐसा नहीं कि फर्जीवाड़ा करके जो भी भर के दे आए उसी को मान लिया। कितना क्रॉस वेरिफिकेशन होता है, इस बात पर पार्टी विचार करे, समाजवादी पार्टी। कहीं ना कहीं आज फिर ये बात, स्थिति स्पष्ट हो रही है, इंडिया अलायंस कंफर्म है कि बनेगा, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी इंडिया अलायंस में ही रहेगी, ये भी कंफर्म हो गया है। सीट बंटवारे में अभी समय है, उसका फार्मूला तय होना बाकी है। देखना यही होगा कि फर्रुखाबाद में आखिर कौन चुनाव लड़ेगा, समाजवादी पार्टी के हिस्से में ये टिकट जाएगी या कांग्रेस पार्टी के हिस्से में जाएगी। अगर कांग्रेस पार्टी के हिस्से में जाती है तो सलमान खुर्शीद उम्मीदवार जो दावेदार हैं, समाजवादी पार्टी से फिलहाल डॉक्टर नवल किशोर शाक्य की दावेदारी है, और लोग भी दावेदारी कर सकते हैं। लेकिन कसोमकस की स्थिति फर्रुखाबाद के लोगों में है कि आखिरकार विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा। और मेरे ख्याल से जो लोगों का मानना है, जो लोग कहते हैं, मैं तो वही कह रहा हूं जो लोग कहते हैं, और लोग ये कहते हैं कि उम्मीदवार का पता जल्दी से पता चले। ये ना हो कि जनता पहले से किसी के लिए मन बना के बैठी हो और बाद में अटेंडमली पता चले कि अब इसको वोट देना है। फिर कहीं ना कहीं जनता मनोयोग से पूरा मन नहीं बना पाती है और फिर चुनाव बिगड़ जाता है।
इसलिए इंडिया अलायंस को विचार करना चाहिए, जल्दी से जल्दी अपना जो भी जिसके हिस्से में हो, जो उम्मीदवार हो वो सामने आए, जनता के बीच जाए, जनता उसके लिए अपना मन बनाए, जनता अपना फैसला सुनाए। जो जनता फैसला सुनाएगी वो सबको मानना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं विकास के लिए फर्रुखाबाद आज भी पड़ोसी जनपदों से पिछड़ा हुआ है। चाहे पड़ोसी जनपद फर्रुखाबाद के एटा हो, कासगंज हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, हरदोई हो, शाहजहांपुर हो, बदायूं हो, आसपास के जितने भी जनपद हैं सब विकास में फर्रुखाबाद से आगे हैं। फर्रुखाबाद सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। फर्रुखाबाद का इससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं हो सकता। फर्रुखाबाद में आज तक डबल रोड एक भी नहीं है, डिवाइडर वाली रोड एक भी नहीं है। डिवाइडर विहीन सड़कें हैं फर्रुखाबाद की, कोई डिवाइडर वाली सड़क नहीं है। विकास के नाम पर 10 साल से मुकेश राजपूत जी सांसद हैं, उनके कार्यकाल के दौरान 2 ओवरब्रिज रेलवे के बनने हैं, आज तक नहीं बन पाए। ऐसा लगता है दिल्ली से एक एक बोरी सीमेंट आता है उन ओवरब्रिज के लिए और उसमें लगाया जाता है, हर महीने 1 बोरी सीमेंट आता है, ओवरब्रिज कंप्लीट नहीं हो पाए। दावे तमाम तरह के तमाम लोगों ने किए। समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की रही 12 से 17। लोकसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो फर्रुखाबाद की 4, एटा जनपद की अलीगंज जो फर्रुखाबाद लोकसभा में है वहां भी समाजवादी पार्टी के माननीय विधायक थे। 5 के 5 एमएलए समाजवादी पार्टी के थे। बावजूद इसके ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी ने बहुत कुछ किया फर्रुखाबाद में। शमशाबाद ढाई घाट का पुल बनवाया, रूपनगर तेलियानी पुल बनवाया, विद्युत पावर हाउस बनवाए, निशाई खिमसेपुर, और भी जो काम किए जा सकते थे वो काम किए। लेकिन जितनी उम्मीदें फर्रुखाबाद ने की थी और जिस उम्मीद के साथ वोट दिया था उन उम्मीदों पर वो सरकार भी खरी नहीं उतरी। क्यों नहीं उतरी? क्या ये जनप्रतिनिधि जिनको चुन के भेजा गया था, ये एमएलए फर्रुखाबाद के लिए वहां लड़ नहीं पाए? नेतृत्व से, नेतृत्व के आगे झोली नहीं फैला पाए? इनकी झोली कमजोर रही या इनको इतना ताकतवर बना के फर्रुखाबाद की जनता ने नहीं भेज पाया, ये अलग विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी लगातार दूसरी बार 5 के 5 एमएलए हुए, लगातार दूसरी बार सांसद जी हैं, एमएलसी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के हैं। लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि मील का पत्थर साबित हुआ हो। मुलायम सिंह यादव की सरकार में फर्रुखाबाद को लोहिया अस्पताल मिला, फर्रुखाबाद को हवाई पट्टी मिली मोहम्मदाबाद में, और तमाम से वो काम जो किए जा सकते थे। अखिलेश सरकार में डबल रोड बघार से छिबरामऊ, बहुत सारे काम हुए हैं। लेकिन उम्मीदों पे, फर्रुखाबाद की उम्मीदों पर शायद है कि कोई खरा नहीं उतरा। सलमान खुर्शीद साहब भी विदेश मंत्री रहे, अगर वो चाहते तो फर्रुखाबाद को स्वर्ग बना सकते थे। अब उन्होंने चाहा नहीं या उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई, ये पता नहीं, ये तो जनता के बीच आके वो खुद बताएंगे 2024 में। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये जिज्ञासा है कि 2024 में कौन चुनाव लड़ेगा, विपक्ष का उम्मीदवार कौन होगा। एक तरफ एंटी इनकम्बेंसी भी है, 10 वर्ष के कार्यकाल में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि फर्रुखाबाद को न दे पाने का मलाल भी है लोगों के अंदर। मुकेश राजपूत के प्रति जवाबदेह भी है जनता, ये जवाब भी चाहती है कि आपने 10 वर्ष में किया क्या है। तो बड़े पैमाने पर जब एंटी इनकम्बेंसी होगी लेकिन उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा है और कौन होगा इसी पर शंका है, तो जनता किसके लिए मन बनाए, इसी शंका जो थी वो है और आगे भी अभी रहेगी जब तक उम्मीदवार का पता नहीं चल जाता है। उम्मीदवार पर हम सब की नजरें हैं, आपको यथास्थिति से अवगत कराते रहेंगे, फर्रुखाबाद के दर्द पीड़ा को इसी तरह से बयां करते रहेंगे। कोई लाग लपेट नहीं, कोई पार्टीबाजी नहीं, जो बात सही होगी वो इस मंच पे कही जाएगी। और इन्हीं शब्दों के साथ फिर से एक बार यही अनुरोध है कि इंडिया अलायंस जो मजबूती के साथ देश में उभरा है, उत्तर प्रदेश में कमजोर है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इस पर विचार करे और फर्रुखाबाद को अपना उम्मीदवार दे, ताकि फर्रुखाबाद की जनता जल्दी से जल्दी मन बना सके उस उम्मीदवार के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारा अनुरोध है कि हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।